तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिएक्ट 18 के ऑटोमेटिक बैचिंग के बारे में। तो चलिए फिर इस बारे में बात करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट 18 के एक नए फीचर के बारे में। ऐसे रिएक्ट 18 में बहुत सारे फीचर्स आए, तो उसमें से एक फीचर जो है ऑटोमेटिक बैचिंग, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और बहुत ही डीपली मैं आपको समझाऊंगा कि ऑटोमेटिक बैचिंग है क्या। तो फ्रांस में सबसे पहले आपको बताता हूं कि ऑटोमेटिक बैचिंग कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे आप कुछ एनिमेशन या कुछ बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट डाल सकते हैं। ये एक परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज है जो कि इंप्रूवमेंट में लाया गया है रिएक्ट 18 में, जो कि रिएक्ट 17 में नहीं था। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक बैचिंग कोई एनिमेशन या कुछ इफेक्ट या कुछ ऐसा कुछ कंपोनेंट वगैरह दिख जाए यूआई में, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक होता है एक साइड में कि परफॉर्मेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें ये ऑटोमेटिक बैचिंग काफी कमाल का एक लेके आता है असर। तो हम लोग आज ऑटोमेटिक बैचिंग को समझेंगे, ठीक है, कि ऑटोमेटिक बैचिंग है क्या और जो भी इसके मतलब ऑटोमेटिक बैचिंग क्यों इसको लाया गया ऑटोमेटिक बैचिंग को, और इसका क्या फायदा है, सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। अब फ्रांस, बात यहाँ पर ऐसा है कि आपको ऑटोमेटिक बैचिंग समझने से पहले आपको बैचिंग समझना पड़ेगा, तब जाके आप ऑटोमेटिक बैचिंग को समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये दो वर्ड है, अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कलर भी किया हुआ है रेड और ग्रीन। तो मतलब ऐसा नहीं कि रेड कलर तो खतरा है कुछ ऐसा, ठीक है। तो रेड और ग्रीन दोनों को मैंने बांट के रखा है। तो यहाँ पर जो वर्ड है ऑटोमेटिक बैचिंग, तो आपको पहले बैचिंग समझना पड़ेगा कि बैचिंग क्या है, तब आप जाके समझ सकते हो ना कि ऑटोमेटिक बैचिंग क्या होता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ। यहाँ पर पहला जो वर्ड है ऑटोमेटिक, अब ऑटोमेटिक का मतलब हर किसी को आता है, मतलब अगर एक छोटा सा बच्चा है तो उसको ही पता है कि ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप प्ले स्टोर में ऑटोमेटिक अपडेट या डाउनलोड कर लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक वो अपडेट होता है, ठीक है, वाईफाई से जैसे कनेक्ट होता है। या ऑटोमेटिक डाउनलोड का अगर मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आप ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड होता है। तो ऑटोमेटिक वर्ड का मतलब आपको समझ में आता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से समझाना पड़े कि ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक का मतलब को समझ में आता है। तो यहाँ पर दो वर्ड है, ऑटोमेटिक और बैचिंग। तो ऑटोमेटिक बैचिंग का जो मतलब है मैं आपको समझाऊंगा बाद में, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बैचिंग का क्या मतलब है। ऑटोमेटिक का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है, आता ही होगा समझ में। अब बैचिंग समझते हैं कि बैचिंग क्या होता है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ऑटोमेटिक बैचिंग क्यों आया और इसका मतलब रिएक्ट 18 में इसको क्यों लाना पड़ा, सारा कुछ आपको बहुत ही डीपली या डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अब बैचिंग क्या होता है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी बैचिंग समझाता हूँ कि बैचिंग होता क्या है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा परफॉर्मेंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफी सही चीज है, ठीक है। तो मैं आपको बैचिंग समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये मैंने कोड सैंडबॉक्स में एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। उसका मैं जो अपने वीडियो में थंबनेल देखा होगा, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे होंगे यार जो वीडियो में थंबनेल दो तो दिख ही नहीं रहा है। तो वो जो प्रोजेक्ट है छोटा सा बोल सकते हो एग्जाम्पल, मैं वो लास्ट में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, उसका भी यूज है। बट पहले मैं आपको इजिली समझाना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं रिएक्ट का जो वर्जन है वो 17 हमने रखा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट का 5 है, ठीक है। तो 18 में भी करेंगे तो बैचिंग समझ में आएगा, लेकिन ऑटोमेटिक बैचिंग जो है वो सिर्फ रिएक्ट 18 में। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है ऑटोमेटिक बैचिंग बाद में, ऑटोमेटिक बैचिंग। बट अभी हम लोग बैचिंग को समझते हैं। बैचिंग क्या होता है वो आप रिएक्ट 17 में भी देख सकते हैं और रिएक्ट 18 में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ऑटोमेटिक बैचिंग है वो रिएक्ट 18 का फीचर है नया का, ठीक है। तो पहले बैचिंग को जो हम लोग समझ रहे थे उसको समझ लेते हैं। तो अभी क्या करते हैं, बैचिंग को मैं आपको समझाता हूँ, काफी सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पर काफी सिंपल चीजें करने वाले हैं, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यूज स्टेट हुक को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। काफी सिंपल है, यहाँ पर रिएक्ट पे पैकेज से हम लोग यूज स्टेट हुक को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब एक स्टेट क्रिएट करते हैं, काफी सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं कॉन्स्ट काउंटर, इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं आप, स्टेट काउंटर। यहाँ पर मुझे बस समझाना है तो मैं यहाँ पर रैंडम सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ और यूज स्टेट देते हैं और यहाँ पर जो है इसका वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे देते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब मैं यहाँ पर h1 एक नीचे देता हूँ, h2 टैग देता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर देता हूँ उसका वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ काउंटर, इस तरह से टेक्स्ट, और यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर काउंटर लिख देता हूँ। तो क्या होगा, काउंटर जो स्टेट है उसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, है ना। काफी सिंपल है, कुछ भी यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देखो 0 आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू 0 सेट किया था। अगर मैं 10 1 लिखता तो 1 आता, सिंपल सा लॉजिक है। अभी क्या करते हैं ना, अभी हम लोग एक बटन नीचे क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन, और इस बटन टैग को मैं यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली ऐसे कि अपडेट लिखता हूँ, या इंक्रीमेंट लिख दो या ऐड लिख दो, जो आपको सही लगे, ठीक है। और मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पर ऑन क्लिक मैंने इवेंट दिया। और यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो सिंपली मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर अपडेट ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर वो अपडेट का फंक्शन क्रिएट करता है, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट अपडेट इस तरीके से, और एरो फंक्शन रहेगा, नॉर्मल फंक्शन में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अपडेट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, सिंपली लिखते हैं सेट काउंटर इस तरीके से, और काउंटर +1, ठीक है।
तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी अपडेट फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो सेट काउंटर जो ये स्टेट में हमारा सेकंड इसमें जो फंक्शन आता है सेट काउंटर कॉल हो रहा है, इसमें काउंटर +1 हो रहा है, मतलब काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैंने स्टार्टिंग से बताया, आप देख के एग्जांपल समझ सकते हो। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो काउंटर इंक्रीमेंट होगा, कुछ ज्यादा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। बटन पर क्लिक जैसे क्लिक किया जाएगा तो ये अपडेट फंक्शन कॉल होगा, अपडेट कॉल होगा तो क्या होगा, सेट काउंटर एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। सेट काउंटर हमने कर दिया काउंटर +1, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर बैचिंग का क्या सीन मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर कौनसोल लॉग यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, यार पूरा ज्यादा ही बड़ा हो गया, रुक जाओ रुक जाओ एक सेकंड, क्या हो गया यार, ये तो अलग सीन है, हट क्यों नहीं रहा, कुछ शायद ड्रैग करने से इतना सही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग समझ रहे थे क्या समझ रहे थे, बैचिंग, बैचिंग, अच्छा ठीक है। तो बैचिंग जो समझ रहे थे उसको मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, काउंटर एक हमारा और एक लेते हैं और एक रैंडम बनाते हैं, ताकि मल्टीपल जब होगा ना तभी आपको बैचिंग समझ में आएगा। सिंगल में बैचिंग कोई लॉजिक नहीं आता, मल्टीपल जब स्टेट होगा, जैसे कि जैसे अभी मल्टीपल है ना, एक हमने एक काउंटर बनाया, एक ऐसे बनाते जैसे मान लो ईयर, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट ईयर। मल्टीपल स्टेट में ही बैचिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज स्टेट, और मैं यहाँ पर देता हूँ कोई भी रैंडम 2000 देते हैं, ठीक है। इस तरह से 2000 यहाँ पर दे दिया, लास्ट में सेमीकोलन देना है, ठीक है। तो ये रहा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपडेट, यहाँ पर फिर से हम लोग h2 देते हैं, h2 टैग, और यहाँ पर लिखते हैं ईयर, और फिर यहाँ पर उसका वैल्यू देना तो सिंपली करली ब्रेसेस लिख देना है, यहाँ पर करली ब्रेसेस, और यहाँ पर h2 क्लोज कर देते हैं। तो हमें जो है ईयर भी दिख रहा है और काउंटर भी दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं अपडेट जब होना, मतलब जब बटन पे क्लिक करो तो काउंटर भी बढ़े और साथ में ईयर भी बढ़ते जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेट ईयर, और यहाँ पे लिखते हैं ईयर +1, ठीक है। ईयर +1 हमने दे दिया। अब जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये देखो 1 भी होगा, साथ में 2001 भी, ठीक है। तो अब 1 ईयर +1 या 10 उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बैचिंग का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। चलो 10 फिर से मैं इसको रिलोड करता हूँ, और कॉन्सोल भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये देखो ये हो रहा। अब यहाँ पर आपको समझाता हूँ बैचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो यहाँ पर मैं एक इस कॉम्पोनेंट में कॉन्सोल लॉग करता हूँ, कॉन्सोल लॉग, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पर मैं रेंडर हो रहा हूँ, लिख देता हूँ सिंपली, मैं रेंडर हो रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हो रहा, या फिर हो गया, या फिर हो रहा हूँ, जो भी लिखना इस तरीके से, ठीक है। अभी देखना क्या सीन है, जब भी कॉम्पोनेंट रेंडर होता है ना, ठीक है, ऐसे मैं क्लिक किया, ठीक है, तो फर्स्ट बार जब ये लोड होगा तो भाई ये app.js जो कंपोनेंट ये हमारा रेंडर हुआ, ठीक है। तो देखो जब भी रेंडर हुआ तो ये हमने इसलिए कॉन्सोल लॉग करके देख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर है मैं रेंडर हो रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट बार हुआ। अब मैं अगर अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर फिर से क्या आएगा, अपडेट पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये देखो एक बढ़ गया ना, अब 2 आया, मतलब नीचे नहीं लिखा हुआ नहीं आया क्योंकि सेम मैसेज आ रहा था ना, इसलिए यहाँ 2 आया, मतलब और एक बार ये कॉन्सोल लॉग हुआ। अब सीन यहाँ पर ये है, और एक बार कॉन्सोल लॉग हुआ, मतलब कि कहने का मतलब ये फिर से ये कंपोनेंट रेंडर हुआ, ठीक है, क्योंकि वैल्यू चेंज हुआ ना, जब भी स्टेट अपडेट होता है तब क्या होता है कि वो फिर से रेंडर होता है, री रेंडर होता है। क्यों, जैसे हमने अपडेट पे क्लिक किया तो ये जो है स्टेट हमारा, ये जब भी हमने अपडेट पे बटन पे क्लिक किया तो अपडेट फंक्शन कॉल हुआ, और अपडेट फंक्शन कॉल हुआ तो ये दोनों स्टेट अपडेट हुआ। अब दोनों स्टेट जब अपडेट हुआ, और ये क्योंकि इसी कंपोनेंट में, और इसलिए क्योंकि ये दोनों स्टेट जो है यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो और क्योंकि वो अपडेट हो चुका है अभी, तो क्या होगा, फिर से वो री रेंडर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखो 2 आ रहा लिखा हुआ, फिर से मैं अगर अपडेट पे क्लिक करूंगा 3 आ गया यहाँ पर, मतलब यही सेम मैसेज, मतलब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ नहीं आता, पहले आता था, लेकिन अभी ज्यादा मतलब ये हो गया ना, तो इंप्रूवमेंट के बाद से ये कॉन्सोल पे अभी इस तरह से आता है कि अगर सेम मैसेज बार बार रिपीट हो रहा तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 बढ़ता जाता है, ना कि नीचे दिख जाता है। पहले दिखता था। अगर आपको ऐसा करना है तो मैं यहाँ पर एक रुक जाओ, मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, न्यू डेट टू टाइम स्ट्रिंग इस तरीके से दे सकते हैं, और इसको जो है यहाँ पर साइड कर देते हैं, ठीक है। अब सही है, ठीक है। फिर से लोड कर रहा हूँ, तो अब फर्स्ट बार कंपोनेंट यहाँ पर आया, ठीक है, लोड हुआ तो एक बार आ गया, मैं रेंडर हो रहा हूँ, ये टाइम वाइम जो भी दिख रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया, देखो सेकंड बार आ रहा है ना, तो सेकंड बार ये आ रहा है, तो सेकंड बार फिर से रेंडर हुआ, फिर से अगर मैं क्लिक करता हूँ, फिर से जैसे अपडेट हुआ, फिर से रेंडर हुआ, और फिर से ये मैसेज आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे हो यार इसमें प्रॉब्लम क्या, सब कुछ तो सही है ना, इसमें दिक्कत क्या था, तो दिक्कत कुछ भी नहीं है। देखो इसी को बोलते हैं बैचिंग। इसमें क्या सीन हो रहा है, जैसे मल्टीपल अपडेट होता है ना, कि देखो यहाँ पर ये स्टेट अपडेट हुआ और स्टेट ईयर भी अपडेट हो रहा था, दोनों स्टेट अपडेट हो रहा था ना, तो क्या करता है कि ऐसा नहीं कि दोनों के लिए एक जैसे रेंडर हुआ, ये अपडेट हुआ, फिर रेंडर हुआ, फिर ये अपडेट हुआ, फिर रेंडर हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है। एक ही बार में मल्टीपल स्टेट को अपडेट करते हैं, जिसको बैचिंग बोलते हैं।
ठीक है। तो यही था बैचिंग। बैचिंग एक प्रोसेस या बोल सकते हो एक तरीका है जिसके मदद से क्या करता है, रिएक्ट मल्टीपल जो स्टेट अपडेट होता है ना, यहाँ पर देखो मल्टीपल स्टेट अपडेट हो रहा है, सिंगल तो हो नहीं रहा है, सेट काउंटर और सेट ईयर हो रहा है, मतलब मल्टीपल दो या मतलब एक या एक, मतलब एक नहीं दो या दो से ज्यादा जब हो गया तो वो मल्टीपल हो गया। तो मल्टीपल स्टेट अपडेट जहां भी हो रहा है किसी कंपोनेंट के अंदर, तो क्या करता है रिएक्ट उसको एक ही बार में अपडेट करने की कोशिश करता है, ना कि अलग अलग करके, क्योंकि अगर अलग अलग करके करेगा, जैसे इसको अपडेट किया फिर से रेंडर होगा, फिर इसको अपडेट करेगा, फिर रीरेंडर होगा, फिर मान लो ऐसे 5 और है तो हर एक करके रीरेंडर होगा ना, तो इस परफॉर्मेंस पे ये इशू पड़ेगा, तो असर पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो ये सिंगल में ही सिंगल रीरेंडर में ही सारा काम कर लेता है, इसी को हम लोग बैचिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये तो भाई सही है, मतलब बैचिंग तो समझ में आ गया, ऑटोमेटिक बैचिंग पे आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन मतलब उस पर आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तो सही है ना, मतलब एक ही बार में अगर ये मल्टीपल स्टेट अपडेट कर रहे हैं जिसको हम लोग बैचिंग बोलते हैं, काफी सही चीज है कि अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो एक ही बार में, अगर दो बार, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं कंसोल क्लियर करता हूँ, अगर ये दो बार रीरेंडर होता ना तो अपडेट क्लिक करने पे दो बार ये लिखा होता मैं रेंडर हो रहा हूँ, दो बार आता, लेकिन देखो एक बार आ रहा है क्योंकि कंपोनेंट एक ही बार रीरेंडर हो रहा है और एक ही बार में ये दोनों मल्टीपल स्टेट को ये अपडेट कर ले रहा है, तो ये बैचिंग है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बैचिंग क्यों, अगर ये भी क्वेश्चन है कि बैचिंग क्यों, तो इससे कि अच्छा है ना, मतलब कि परफॉर्मेंस के लिए काफी सही है कि एक ही बार में मल्टीपल स्टेट को अपडेट ये कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है। ठीक है, मतलब दिक्कत कहां पर आ रहा था जिसकी वजह से ऑटोमेटिक बैचिंग लाना पड़ा रिएक्ट 18 पे। हाँ, तो फ्रेंड्स आप समझते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर आ रहा था। देखो प्रॉब्लम ये है कि जो ये बैचिंग का जो मैंने को समझाया, ये बैचिंग जो है रिएक्ट 17 पे हर जगह पे वर्क कर रहा था, कुछ कुछ जगहों पे छोड़ के, जैसे कि नेटिव इवेंट्स जो है हमारे, जैसे कि अब बोल सकते हो HTML डॉम के जो इवेंट्स है, मैंने दो टैब ओपन करके रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहां पर ये नहीं हो पाता था सर। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पर बैचिंग, वहां पर देखना दो बार लिखा हुआ आएगा, आपको दिखाऊंगा, समझ लेना। जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर आप अपडेट कर रहे हो स्टेट को, तो यहाँ पर तो इस फंक्शन के अंदर आ जा रहा है, लेकिन आप अगर कुछ नेटिव इवेंट्स को करते हो तो वहां पर नहीं आएगा। रिएक्ट इवेंट्स पे ये वर्क हो रहा था, रिएक्ट इवेंट जैसे कि ये जो ऑन क्लिक है ना, ये अब एक चीज गौर करना, मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा। ये जो ऑन क्लिक लिखा और आप अपने कभी गौर किया, ऑन क्लिक जो है सी हमेशा कैपिटल रहता है, इसका पीछे मतलब लॉजिक, क्योंकि अगर आप HTML डॉम इवेंट्स अगर मतलब देखोगे, जावास्क्रिप्ट जो भी है, ऑन क्लिक यहाँ पर देखोगे, ऑन क्लिक मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ये देखो ऑन क्लिक तो है यहाँ पर सी स्मॉल है, ऐसा नहीं कि इनको अच्छा लगा रिएक्ट वालों को कि चलो सी को कैपिटल कर देते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। तो ये जो है ना, ये रिएक्ट इवेंट है। ठीक है, आप ऐसे मतलब जो भी आप ऑन क्लिक का यूज करते थे सेम टू सेम वही यूज होगा। तो ये जो ऑन क्लिक है ये एक्चुअल में सिंथेटिक इवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में, ये सिंथेटिक इवेंट है। इस पर ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट हल्का सा बता देता हूँ कि ये जो सिंथेटिक इवेंट है ये सिंपली इवेंट हैंडलर है, मतलब कि ये क्या करता है, क्रैपर की तरह काम करता है, जो नेटिव इवेंट है उसके ऊपर एक क्रैपर के जैसा काम करता है, और उसको ऐसे मतलब रैप करके साथ में वो उसके साथ वर्क करता है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल जो HTML डॉम के इवेंट्स है वो नहीं है, ये रिएक्ट इवेंट हैंडलर है। ठीक है, तो ये चीज है, इसलिए आपको देखो यहाँ ऑन क्लिक है, जो भी आप इवेंट यूज करते हो, ऑन जो भी आप यूज करेगा ऑन क्या, जो भी वो हमेशा कैपिटल में होगा, ना कि स्मॉल में होता है, ये ऐसा नहीं होता। देखो इसका ऑन क्लिक का सी स्मॉल में। ठीक है, तो अब क्या है कि रिएक्ट ने लगभग सारे इवेंट जो है, जो भी सारे इवेंट है उस पर ये बैचिंग का वर्क करता है, कुछ चीजों को छोड़ के। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, यही चीज अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, इसको मैं कट कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर देता हूँ कुछ नेटिव इवेंट, जैसे कि यहाँ पर सेट टाइम आउट अगर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सेट टाइम आउट अगर यूज करते हैं, सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल इस तरह से होता है, आपको पता है। तो जो कि क्या होता है कि उसमें फंक्शन देते हैं, वो कॉल होता है किसी एक टाइम के बाद। ठीक है, तो मैं इस तरह से देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड के बाद इसका अंदर का कोड रन करे, तो हम लोग स्टेट को अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, अब आप गौर से देखना, अब देखना क्या होता है। तो ये मैंने फिर से रिलोड किया, तो फर्स्ट बार में भाई मैं रेंडर हो रहा हूँ, ये कंसोल लॉग आया। ठीक है, काफी सही है। अब हम लोग अगर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये अपडेट वाला फंक्शन रन होगा, अपडेट वाला फंक्शन रन होगा तो क्या होगा, सेट टाइम आउट रन होगा, और सेट टाइम आउट क्या करके 2 सेकंड बाद ये स्टेट को अपडेट करेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर कितना बार आता है, पहले जैसा एक ही बार आता है या 2 बार आता है। ठीक है, मैंने अपडेट पे क्लिक किया और वेट करो 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ रहा है, 2 लिखा हुआ रहा है, क्यों 2 लिखा हुआ रहा है, मैं रेंडर हो रहा हूँ यहाँ पर, तो भाई एक ही होना चाहिए था, यहाँ पर ये 2 का तो कोई सीन ही नहीं होना चाहिए था। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैचिंग वर्क नहीं करता, ये रिएक्ट 17 की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर बैचिंग जो है वर्क नहीं करता है। ये क्या क्या इसने इस स्टेट को अपडेट किया, फिर से रेंडर किया, फिर से इसने इस स्टेट को अपडेट किया, फिर से रीरेंडर किया, तो 2 बार हुआ, इसीलिए देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 बार लिखा हो रहा है। अगर आप और एक स्टेट को अपडेट कर रहे थे कुछ मान लो और भी 3 4 5, तो उतना बार वो रीरेंडर करता, तो कितना ज्यादा परफॉर्मेंस पे इशू आता। सेम अगर आप सेट इंटरवल पे यूज करते हो तो भी होगा। सेम अगर आप डेटा फेच कर रहे हो सर्वर से और आप मल्टीपल स्टेट को अपडेट कर रहे हो, तो उतना बार वो रीरेंडर करेगा। चलो ये सेट टाइम आउट उतना भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम नहीं आता, मान लेते हैं, बट फेच एपीआई तो हम लोग 90% यूज करते हैं रिएक्ट पे, तो वहां पर ये इशू क्रिएट कर सकता है ना, मतलब परफॉर्मेंस पे।
ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पर, अगर आप फेच एपीआई यूज़ करते हो और उसके अंदर आप मल्टीपल स्टेट को अपडेट कर रहे हो, तो वो उतना बार जितना बार आप अपडेट कर रहे हो स्टेट को, मतलब 5-6 तरह, जैसे हमने यहाँ पर 2 स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, अगर 4-5 स्टेट को अपडेट कर रहे होते तो वो क्या होता, 4-5 बार वो रीरेंडर होता। ठीक है। तो यही चीज को रोकने के लिए यहाँ पर लाया गया फीचर ऑटोमेटिक बैचिंग का। ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक बैचिंग। ऑटोमेटिक बैचिंग में क्या है, सिंपली कि जो यहाँ पर रिएक्ट 17 पे इस मतलब जो भी नेटिव इवेंट्स पे नहीं हो रहा था बैचिंग, वो चीज वहां पर ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा। तो मैं उसको भी आपको डेमो दे देता हूँ, फिर हम लोग वो छोटे एग्जांपल पे चलेंगे जो आपको थंबनेल पे दिखा था। ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो कोड सेम सेम लग रहा है, बट ये रिएक्ट 17 का है, ठीक है, और ये रिएक्ट 18 का है। ठीक है। तो अब दोनों में देखते हैं, अब आपको फर्क दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, पहला बार कोड रेंडर हुआ तो यहाँ पर सिंपल आ गया, मैं रेंडर हो रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर भी आ गया, मैं रेंडर हो रहा हूँ, आ गया। ठीक है। रेंडर हो रहा हूँ, दोनों में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर अपडेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे कि 2 सेकंड वेट करेगा और ये देखो 2 बार रेंडर हो रहा है, 2 बार रेंडर हुआ यहाँ पर। ठीक है। उसी सेम चीज के लिए अगर वही सेम चीज हम लोग रिएक्ट 18 में करते हैं, अपडेट पे क्लिक करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर कितना बार आता है। ये देखो एक बार आया ना, यहाँ पर तो 2 लिखा हुआ आया नहीं, जबकि यहाँ पर आया। तो ये खास बात है ऑटोमेटिक बैचिंग का, जो कि रिएक्ट 18 में इंप्रूवमेंट लाया गया परफॉर्मेंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी सही है ना, कि यहाँ पर मल्टीपल आप बहुत जगह पर कर रहे होंगे ऐसे नेटिव इवेंट्स यूज कर रहे होंगे, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल और भी बहुत सारे जो है, और साथ में फेच एपीआई अगर यूज करें तो उस जगह पे, और ये ऑटोमेटिक बैचिंग आपका परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा यहाँ पर आपको हेल्प करेगा, ताकि आपका परफॉर्मेंस इशू असर ना पड़ जाए। ठीक है, आपके एप्लीकेशन पे। तो ये काफी सही है। हाँ, तो फ्रेंड्स ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया था, इसमें मैं आपको इंप्लीमेंट करके मतलब इस पे दिखा देता हूँ कि ऑटोमेटिक बैचिंग का क्या असर पड़ता है रिएक्ट 18 पे बनाए गए किसी भी प्रोजेक्ट पे जहां पर आप नेटिव इवेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि फेच एपीआई। मैंने आपको तो सेट इन टाइम आउट या सेट इंटरवल यूज करके दिखा दिया। लास्ट एक में फेच एपीआई यूज करके दिखाता हूँ, क्योंकि फेच एपीआई बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। और आप देख के ही सीख सकते, समझ सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि ये चीज को मेरे साथ कोडिंग करना होगा। तो इसका मैं लिंक नहीं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, आप देख के ये समझ सकते हैं। इसको मैंने कल बनाया था। ठीक है। तो इंस्टा पे मैंने डाला था पोस्ट, जिन्होंने देखा होगा उनको पता है। ठीक है। तो अब क्या करता है, मैं जाता हूँ कोडिंग पे, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ, ये रहा। ठीक है। हो सकता है काफी छोटा दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। तो पब्लिक इमेजेस है, जेसन सर्वर से मैंने कुछ फेक कोटेशन वगैरह क्रिएट किया हुआ, मतलब बस सिंपली वो एग्जांपल शो करने के लिए। यहाँ पर कुछ वैसा भी नहीं रियल वर्ल्ड है, बट रियल वर्ल्ड पे अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो परफॉर्मेंस पे काफी आपको यहाँ पर मदद मिलने वाला है। ठीक है। तो ये इस तरह से, तो हम लोग अभी क्या करते हैं ना, अभी हम लोग 4 यहाँ पर देख लो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये इंडेक्स है, ये जो पीछे ये इंडेक्स मतलब उसका रेटिंग्स क्या है वगैरह वगैरह, उस कोटेशन का क्या वैल्यू वो है। ठीक है। और ये कोट्स है और ऑथर नेम और इमेज, 4 चीज़ है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं 4 स्टेट क्रिएट करते हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मल्टीपल जब बैचिंग होगा तो कैसे वो ऑटोमेटिक बैचिंग होता है रिएक्ट 18 पे, और वो रीरेंडर एक ही बार में होगा। ठीक है। वो दिखाने के लिए बस, मतलब फेच एपीआई में। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट, पता नहीं ये हैंग कर रही है स्लो इतना, कैसे हो गया, फ्रॉम रिएक्ट से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इंपोर्ट यूज स्टेट को। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 3-4 स्टेट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हाँ, तो फ्रेंड्स ये हमने 4 स्टेट यहाँ पर क्रिएट कर लिया। आप बोल सकते हो यार ये क्या मजाक है, मतलब एक ही स्टेट क्रिएट करके उसमें एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेंगे और फिर रेंडर करेंगे ना, वो भी तो कर सकते हैं। मैंने इसलिए किया कि मैं बोला ना, दिखाना चाहता था कि मल्टीपल स्टेट को जब आप अपडेट करते हो, जब बैचिंग होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बैचिंग कैसे होगा उसके लिए। बट ऐसा तो आप एक ही ऑब्जेक्ट में भी कर सकते थे। ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम लोग फेच एपीआई यूज करने वाले हैं। तो कॉन्स्ट लोड कोड इस तरीके से करते हैं, एरो फंक्शन यहाँ पर देंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग सिंपली फेच एपीआई यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ फेच, ठीक है, और इसके अंदर हम लोकेशन देंगे, तो मैं देता हूँ HTTP, क्योंकि जेसन सर्वर रन हो रहा है साथ में, तो लोकल सर्वर पे ही मतलब हमारा डेटाबेस का जो होता है, जो आपको पता भी होगा। ठीक है। लोकल होस्ट 3001 पोर्ट पे चल रहा है, और //कोड्स। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, उसका आईडी के बेस पे होता है ना, तो हम लोग रैंडमली यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर डबल कोड्स का जो है, यहाँ पर ना मैं यहाँ पर बैकटिक दे देता हूँ, ताकि यहाँ पर कुछ जो उसका आईडी होगा, वो कोड्स का हर एक आईडी को नहीं, देखो db.json में है ना सारा आइटम है, तो आईडी के बेस पे एक्सेस करते हैं। तो 10 या 9 आइटम है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं ना यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेटर जो है MDN पे दिया होता है, उसका मैं यहाँ से एक स्निपेट उठा लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। क्योंकि उतना भी मतलब उतना भी रियल वर्ल्ड में नहीं, हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ही नहीं बना रहे, बट सिंपल सा एग्जांपल है, तो आप रिलेट कर सकते हो। आप रियल वर्ल्ड में भी काम करेंगे ना, तो आपको ये असर, मतलब ये जो परफॉर्मेंस का मैं बात कर रहा था, वो आपको समझ में आ जाएगा, वो दिखेगा। ठीक है। 1 से लेके 9 तक के बीच में हमें चाहिए। ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ डॉट देन रिस्पॉन्स, इस तरीके से अंदर में .json,
और फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डॉट देन और फिर यहाँ पर लिखते हैं डेटा, और इस तरह से एरो फंक्शन देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग सारा सेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे सेट ऑथर में जाएगा डेटा डॉट ऑथर। यार पाइथन का कोडिंग करते करते सेमीकोलन देना भूल जा रहा हूँ हर चीज़ में। सेट टाइटल इक्वल्स टू डेटा डॉट टाइटल, ठीक है। सेट इमेज इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू नहीं सेट इमेज में डेटा डॉट इमेज, ठीक है। फिर से भूल गया। और सेट इंडेक्स में इमेज नहीं इंडेक्स ये रहा डेटा डॉट इंडेक्स, ठीक है। काफ़ी सिंपल ये सेट हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज इफेक्ट हुक को हमने इंपोर्ट कर लिया, और हम लोग चाहते हैं जब फर्स्ट बार कंपोनेंट रेंडर हो तो वो कॉल हो, ठीक है। यूज इफेक्ट और यहाँ पे लिखते हैं लोड कोड, ठीक है। इसको कॉल कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंसी में जस्ट डिपेंडेंसी इस तरह से दे देते हैं, नहीं तो ये वो इनफाइनाइट चलता रहेगा। ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर चेंजेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आएगा हमारा वो स्टेट जो है, यहाँ पर इंडेक्स आएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेक्स, तो वो इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगा, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड इमेज है यहाँ पर जो है हम लोग इस तरह से डॉलर सिंबल और कर्ली ब्रेसेस देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे इमेज, तो इमेज का वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगा उस स्टेट का, ये रहा। तो यहाँ पर हम लोग देंगे टाइटल, तो सेट टाइटल जो भी कंटेंट है सेट टाइटल हमने किया था वो टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। फेच एपीआई से जब भी वो सारा कुछ एक्सेस कर लेगा ना उसके बाद, और यहाँ पर ऑथर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं, सब कुछ हो गया, और चलिए जाके देखते हैं। तो ये देखो ये रैंडमली आया, जैसे मैं फिर से इसको रिलोड करूंगा तो दूसरा यहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसे रिलोड किया ये देखो, तो कोड भी चेंज हो गया, इमेज भी चेंज हो गया, और ये आ गया। तो ये चलो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सही है, दिख रहा है हर एक बार रैंडम आ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी इंडेक्स चेंज हो रहा है, साथ में ये कोटेशन चेंज हो रहा है, साथ में ये जो है इमेज चेंज हो रहा है। ये ऑथर नेम क्योंकि सेम ही है, लूसीफर यहाँ पर है, तो सेम वही रहने दे रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अब क्या सीन है कि अगर मैं यहाँ पर डेवलपर टूल्स ओपन करूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं डेवलपर टूल्स यहाँ ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये रहा कंसोल पे, और मैं ना यहाँ पर कोड पे हम लोग जाते हैं वापस, और यहाँ पर कहीं पर भी जैसे कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल लॉग जैसे मैं रेंडर हो रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसको सेव करते हैं, और हम लोग वापस जाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने डेवलपर टूल्स ओपन कर लिया, और मैं इसको फिर से रिलोड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने रिलोड किया तो यहाँ पर जो है ये कोटेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, सेम ही आया, ठीक है। फिर से रिलोड करते हैं क्योंकि सेम ही आया इस बार, कुछ अगर अलग आ जाए तो सही रहेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आ गया, अलग कोड्स आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 2 बार आपको लिखा हो रहेगा। आप सोच रहे हो यार ये 2 बार रेंडर करा, तुम तो बोल रहे थे भाई एक ही बार करने वाला था रेंडर, ये क्या मजाक है, मतलब 2 बार, तो 2 बार नहीं एक ही बार हुआ है। देखो पहला बार कंपोनेंट रेंडर हुआ, ठीक है, उस चीज को समझो। पहला बार कंपोनेंट रेंडर हुआ तो उस यहाँ पर जो है मैं रेंडर हो रहा हूँ आया। सेकेंड बार क्या हुआ, ये जो यूज इफेक्ट था ना ये उसके बाद रन होता है, तो यूज इफेक्ट रन हुआ तो फिर इसने क्या किया, लोड कोड को कॉल किया। जब लोड कोड कॉल हुआ तो फिर से फेच फेच एपीआई रन हुआ, और इसने सारा कुछ फिर से एक करके सेट किया, ठीक है। तो उसके लिए एक बार एक्चुअली में देखा जाए तो एक ही बार हुआ है रेंडर, मतलब यहाँ पर 2 बार आपको दिख रहा है क्योंकि पहले तो कंपोनेंट लोड लेता है, ठीक है। पहले कंपोनेंट स्टार्टिंग में इनिशियल में कंपोनेंट रेंडर होता है, उसके बाद हमने क्योंकि यूज इफेक्ट किया था। अगर यही सेम चीज अगर आप करोगे रिएक्ट 17 वर्जन में तो आपको इनके भी सारे दिख जाएंगे, मतलब कि और ज्यादा रेंडर दिखेगा। यहाँ पर तो आपको 2 ही दिख रहा है, बट आपको एक्चुअल में ये 1 2 3 4 ये 4 दिखेगा, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिक बैचिंग का फीचर नहीं है जबकि रिएक्ट 18 में है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने वाला था, बट मैंने सोचा कि यार मैंने तो को बता दिया, लेकिन ये जो चीज़ है अगर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं रिएक्ट 17 में तो फिर आपको हो सकता है आप सुन लोगे लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि यार रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या कि इस प्रोजेक्ट में रिएक्ट 17 को इंस्टॉल किया, रिएक्ट 18 को हटा के, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ रेंडरिंग का इस पे, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से एक बार रिलोड करते हैं और देखते हैं कितना बार ये रेंडर होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको भी क्लियर हो जाएगा ना, मैं लास्ट में बोल दूंगा, सोचा आपको दिखाई देता हूँ। तो ये देखो इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, सही है। अब देखते हैं पहला जो रेंडर हुआ कंपोनेंट ऐप डॉट जेएस रेंडर हुआ, सही है, ठीक है।
उसके बाद जो हुआ उसका एक काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैं फिर से कोडिंग में ले जा रहा हूँ आपको। पहला जो रेंडर होता है वो app.js जो कंपोनेंट है वो रेंडर हुआ, तो उसके लिए आया था मैं रेंडर हो रहा हूँ, ठीक है। तो पहले वाले इसको तो छोड़ ही दो, इसको छोड़ दो। बाकी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्योंकि React 17 में ऑटोमेटिक बैचिंग नहीं है, मैंने पहले बताया था, ठीक है। नॉर्मली क्योंकि ये फेच एपीआई है जो कि नेटिव इवेंट है जावास्क्रिप्ट का, तो इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर बैचिंग वर्क नहीं कर रहा है। तो जब भी आप फेच एपीआई यूज कर रहे हो और आपने मल्टीपल स्टेट को अपडेट कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक के लिए एक एक रीरेंडर होगा। सेट ऑथर हुआ, फिर से कंपोनेंट रीरेंडर हुआ, सेट टाइटल हुआ, फिर रीरेंडर हुआ, फिर वापस आया, फिर सेट इमेज हुआ, फिर रीरेंडर हुआ, सेट इंडेक्स हुआ, फिर रीरेंडर हुआ रीरेंडर हुआ। तो 4 रीरेंडर हुआ, ठीक है। देख लो 1 2 3 4 काउंट कर लो। पहला तो app.js है, इसको छोड़ ही दो, ये तो उसमें भी हो रहा था, आपको दिख रहा होगा 18 वाले में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 आपको दिख रहा है रीरेंडर का, तो यहाँ पर कंसोल लॉक हुआ, मतलब कि 4 बार ये जो है हमारा यूआई रीरेंडर हुआ। और यहाँ पर हमारा उसी में React 18 में क्या हो गया, 2 ही बार में निपट गया। 2 नहीं, उसको एक ही बोलेंगे, मतलब 2 इसलिए क्योंकि भाई पहला बार में तो app.js तो पहला रेंडर होगा ना इनिशियल स्टेज पे, फिर जाके वो जो लोड हुआ उसके लिए, ठीक है। तो कितना अंतर पड़ रहा है परफॉर्मेंस को आप देख लो, ठीक है। तो ये सारा कुछ है ऑटोमेटिक बैचिंग के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेटिक बैचिंग फीचर क्या है और इसको मतलब कितना ये स्पेशल है, और बोल सकते हो कितना मतलब फायदेमंद है बोला जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और React 18 के नए फीचर के साथ अगले वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वक्त पे, ठीक है।